नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द जर्नलिस्ट। आइए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ह्यूमनिज्म तो आने वाला था यहाँ पे, पर उससे पहले जो यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी वो आपकी दो इटली की सिटीज़ थी, इटालियन टाउन्स थे, जो कि थे पाडुआ और बोलोना। यहाँ पे शुरुआती दौरों पे जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट की गई थी वो लीगल स्टडीज़ की थी, जो कि 11वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। 11वीं सेंचुरी यानी कि 1000 से लेकर 1099 तक कि जितने भी बीच में यूनिवर्सिटी सेटअप हुई वो लीगल स्टडीज़ की थी। अब ये लीगल स्टडीज़ का एम्फोसिस आया कैसे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लीगल स्टडीज़ को ही क्यों दी गई? जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रेडिंग में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाके ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ आपका लीगल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होगी। अब उसके लिए आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बैरिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और नोटरी वालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें किसके अंडर में होती है? ये सारी चीज़ें लीगल स्टडीज़ के अंडर में आती है। तो कॉमर्स इन सिटीज़ की सबसे चीफ एक्टिविटी हुआ करती थी, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया डिमांड को लॉयर्स की और नोटरीज़ की। टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटर्न अग्रीमेंट्स विदाउट विच ट्रेड ऑन लार्ज स्केल वॉज नॉट पॉसिबल। देखिए, आप किसी फ्रेंड से अगर ट्रेडिंग करते हैं चीज़ें, तो आप तो ऐसे बिना बोले ले लेंगे, पर जब आप बहुत एक लार्ज स्केल पे कर रहे हैं जिसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें जा रही है, तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होगी। इसीलिए इन सिटीज़ में या इन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो लीगल स्टडीज़ की थी। इसीलिए यहाँ पे लॉ जो था एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे ह्यूमनिज्म इंट्रोड्यूस करने वाले आए, जिनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी बोला जाता है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ में आपकी पढ़ाइयाँ तो रेगुलरली चल रही है, पर वहाँ पे ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट कहाँ है? वहाँ पे किसी के राइट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एक पर्सनल के इंडिपेंडेंस के बारे में ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किए गए? तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको बोला गया ह्यूमनिज्म। कौन लेके आया? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। उन्होंने बोला कि हमको सोसाइटी में एक चेंज की ज़रूरत है। सारे लोग लीगल स्टडीज़ पे ना ध्यान देते हुए, मतलब वो भी साथ में चलते रहे, और भी फर्दर आपकी ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमनिज्म के, जिन पे आपको एम्फेसिस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो ह्यूमनिज्म वॉज वन ऑफ द मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड इन इटली इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि एक इंसान और उसके सेंटिमेंट पे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने चाहिए, रादर देन गिविंग योर व्यूज़ ऑन द रिलीजियस एक्टिविटीज़। उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि रिलीजन को हटा दीजिए। उन्होंने बोला रिलीजन के साथ साथ एक अलग टाइप की भी स्टडी होनी चाहिए, जिसपे सिर्फ गॉड के और रिलीजियस व्यूज़ के बारे में ना बात किया जाए, क्योंकि इसमें पहले इंसान की प्रॉब्लमों के बारे में बात की जाए। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, he is known as the father of humanism. He suggested a shift from the study of law to the ancient Roman culture and text. उन्होंने बोला कि आप करिए, कल्चर को प्रिजर्व करके रखिए, लेकिन अपने जो रोमन टेक्स्ट हैं उनसे भी कुछ सीख के प्रेजेंट एजुकेशन प्रोग्राम को चेंज किया जाए, जिसमें सिर्फ आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में ना पढ़ाया जाए। The term humanism was first used by the Roman lawyer and essayist Cicero. These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in Petrarch's own hometown of फ्लोरेंस। ऐसे ह्यूमनिस्ट के आइडियाज़ पे बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इटली में इस्टेब्लिश होने लग गई, और सबसे पहली जो उनके खुद के होम टाउन में हुई पेट्रार्क्स के, वो थी फ्लोरेंस में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। Till the end of the 13th century, this city had not made a mark as a center of trade or of learning, but things changed dramatically in the 15th century. शुरुआत में 14th सेंचुरी तक, 13th सेंचुरी तक तो इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया, खाली अभी तो एक आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ है, पर रियलिटी में 15th सेंचुरी में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को आया कि फ्लोरेंस को एक, मतलब जाना जाने लगा फ्लोरेंस सिटी कि भैया एक रेनेसांस मैन यानी कि दांते अलीगरी, एन इम्पॉर्टेंट पोएट एंड फिलोसोफर ऑफ इटली हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, उन्होंने भी इस चीज़ आइडियाज़ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस डालने की कोशिश की कि रेनेसांस मैन रियलिटी में है क्या। डांटे अलीगरी ने एक क्लासिक बुक लिखी थी जिसको बोला गया द डिवाइन कॉमेडी। मोस्टली ये रिलीजियस बेस्ड ही थी, पर वो एक फ़िलोसोफर भी थे, पोएट के साथ साथ फ़िलोसोफर, जो कि खुद ह्यूमनिज्म के आइडिया को बड़ा सपोर्ट करते थे। जियोटो नाम का भी एक आर्टिस्ट था। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया इटली की हिस्ट्री पे कि यहाँ पे ये जो जियोटो थे, जियोटो जैसे और भी बहुत सारे फिलोसोफर और आर्टिस्ट अपने पेंट के थ्रू, लाइफ लाइक पोर्ट्रेट के थ्रू बहुत सारे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने लग गए लोगों की तरफ, क्योंकि इससे, इस पेंटिंग से और पोर्ट्रेट से वो पर्सन जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो आइडियाज़ तो एक्सेप्ट कर सकता था इनके। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी, जहाँ पे पढ़ाई की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। आखिरकार ये ह्यूमनिस्ट थे कौन?
बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, यानी कि 1400 के स्टार्टिंग से ह्यूमनिस्ट उन मास्टर्स को बोला जाता था जो कि ग्रामर पढ़ाते थे, रिटोरिक एक्टिविटीज़ पढ़ाते थे, सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, पोएट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे या मॉरल फिलॉसफी पढ़ाया कर सकते थे। ह्यूमनिस्ट रीच्ड आउट टू पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। शुरुआत में तो ह्यूमनिज्म ने यूनिवर्सिटी में करिकुलम को अडॉप्ट करवाया था कि हमारे भी सब्जेक्ट का एक सिलेबस होना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी इटली में इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो असली में इनका इम्पैक्ट पड़ा वो 15th सेंचुरी से था, लेकिन ये ट्राई तो बहुत पहले से कर रहे थे। दो करिकुला इन यूनिवर्सिटीज़ कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय लॉ। शुरुआती दिनों में जब सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाया गया ह्यूमनिस्ट के, तो अभी भी ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। अभी भी इनको कौन से सब्जेक्ट डोमिनेट कर रहे थे? मेडिसिन के, मैथमेटिक्स के, लॉ के एंड थियोलॉजी के। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे पकड़ मिली, और इतनी ज़्यादा पकड़ मिली कि ये पूरे ऑल ओवर द सोसाइटी में एक्सप्रेस करने लगे, क्योंकि ये लोगों के डायरेक्ट सेंटिमेंट्स को टच करता था। उनके पर्सनल प्राइवेसी, उनके आज़ादी, उनके राइट्स के बारे में बात करते थे ये सारे सब्जेक्ट। अच्छा, हर किसी चीज़ के करने के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। ह्यूमनिस्ट का ये मानना था कि जैसे अभी बीच में डार्क एज आया था रोमन एम्पायर के फॉल के बाद, एक डार्क एज जिसमें कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, सब चीज़ें अनार्की में थी, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो ये वापस से एक ट्रू सिविलाइजेशन की वैल्यू को सोसाइटी में पुट कर रहे थे, उनको दोबारा से लेके आ रहे थे, जिससे लोगों को पता लगे कि रोमन एम्पायर जब चलता था, क्योंकि उनके एंशिएंट कल्चर और टेक्स्ट पढ़ाने में ये ज़्यादा एम्फेसिस रखते थे, फोर्स करते थे, लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस बताते थे, तो वो चाहते थे कि दोबारा से जो रोमन एम्पायर में सिविलाइजेशन थी वो दोबारा से रिजरेक्ट हो जाए, यानी कि पैदा हो जाए। अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं है कि डार्क एज कौन सा था, तो एक ध्यान दीजिए, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया था। सबसे पहला मिडिल एजेस बोला गया, मिडिल एज के, जो कि डार्क एज बोला गया, जिस टाइम पे आपका रोमन एम्पायर फॉल हो गया था, वो बोला गया 5th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी। फिर आया आपका अर्ली मिडिल एज, 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी, जिस टाइम पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या जो आपकी क्लर्जी सोसाइटी थी, नोबल क्लास थी, ये दोबारा से उठना चालू हुई। फिर आया आपके लेट मिडिल एजेस, जो कि था 11th से 14th सेंचुरी। यही वो समय है जब आपका ह्यूमनिज्म के आइडियाज़, ह्यूमनिस्ट के आइडियाज़ यहाँ पे थोड़े और एक्सप्लोर करने लग गए। फिर आया आपका मॉडर्न एज, जो कि 15th सेंचुरी के बाद का समय है। इस समय आपका स्टार्ट हुआ प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ इतनी जल्दी तो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे थे वो लोग, और इतनी जल्दी इसके सिलेबस और करिकुलम भी आगे नहीं स्प्रेड हो रहा था। तो ऐसा क्या रीज़न था कि और भी लोगों को इसके पढ़ने की बहुत इंटरेस्ट आने लगा, और वो और लोगों तक और जल्दी तरीके से पहुंचने लगा? इसका सबसे बड़ा जो रोल निभाया था वो था प्रिंटिंग प्रेस। जो जोहानस गुटेनबर्ग थे, उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को 1455 में इन्वेंट किया, और वो यूरोप के कैक्सटन 1477 में सिटी में इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब इन्वेंटिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस से हुआ क्या, बुक किताबों की बहुत लंबी लंबी वॉल्यूम्स बनने लग गए। जैसे कि आपके सब्जेक्ट में चैप्टर्स होते हैं, वैसे इनके भी हर चैप्टर की अलग अलग बुक होने लग गई, जिससे कि एजुकेशन और ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। पहले एजुकेशन सिर्फ एलीट क्लास ही पढ़ पाते थे, सिर्फ वो लोग जो इन सब किताबों को अफोर्ड कर सके, जो प्रिंटिंग को अफोर्ड कर सके। अब वो सस्ते दामों पे एक मशीन के आने से ये चीज़ें सस्ते दामों में बिकने लग गई, जिससे कि हर एक मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक और पुअर क्लास तक भी ये चीज़ों को पढ़ने के लिए अवेलेबल हो गया। अच्छा, आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है द अरब्स कंट्रीब्यूशन इन द 14th सेंचुरी। अरब का ऐसा क्या रोल था जिसने ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया? अभी तो बात ये सिर्फ यूरोप की चल रही थी, पर रियलिटी में ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पे ही ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ फैले थे। तो उसमें अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? देखिए, अरब हर जगह एक ट्रैवलर्स की तरह काम करते थे, हर जगह दूसरी जगह ये ट्रैवल करके उनके कल्चर को एग्जामिन किया करते थे। तो जैसे ये यूरोप में जाते थे, तो वहाँ पे भी इनकी जितनी भी आइडियोलॉजीज़ थी रोमन्स की, इन्होंने उनको अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में उतारना चालू किया। जैसे कि प्लेटो को नाम दिया अफलातून का, अरिस्टाटल को अरिस्तु का, अरबिक टेक्स्ट में। तो उनके आइडियाज़ को ये वहाँ पे स्प्रेड किया करते थे अपनी लैंग्वेजेस में, क्योंकि हर कोई तो यूरोपियन लैंग्वेजेस पढ़ नहीं पाएगा, और जितने भी अरब कंट्रीज थे उनको उनकी लैंग्वेज में ही समझ में आएगा। तो जितने भी अरब ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने यूरोप के आइडिया को अपनी लैंग्वेज में टेक्स्ट बना के और वॉल्यूम बना के बेचना स्टार्ट किया। अब इसमें जो आपके 1 मार्क्स से MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है कि उसमें नोटेड, यानी कि बहुत फेमस उस टाइम के मुस्लिम राइटर्स कौन थे? वो थे इब्न सीना या एविसियाना इन लैटिन, एंड इब्न रुश्द या एवेरोस इन लैटिन। टॉलेमी wrote in Greek Almagest on astronomy. Muslim writers were regarded as men of wisdom in the Italian world. क्यों इनको men of wisdom बोला गया? क्योंकि यही इनकी पढ़ी लिखी आइडियाज़, इनकी आइडियोलॉजी को, ह्यूमनिस्ट की आइडियोलॉजी को ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे थे।
खाली यही नहीं, और भी लोग थे, लेकिन इनका थोड़ा जो दबदबा था या इनका जो ट्रैवलिंग का तरीका और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने का तरीका था वो बड़ा सुप्रीम माना जाता था उस समय। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। अब आर्टिस्ट्स ने और रियलिस्ट लोगों ने कैसे ये लाइफ लाइक चीज़ों को, ये ह्यूमनिस्ट की आइडियोलॉजी को अपने तरीके से दर्शाने की कोशिश की या डिपिक्ट करने की कोशिश की। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन ही खाली एक तरीका नहीं था जिससे कि ह्यूमनिस्ट के आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे, खाली किताबों से नहीं, आर्ट से भी, आर्किटेक्चर से भी, जिन्होंने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाला ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करने का। आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग द वर्क्स ऑफ द पास्ट। जितने भी पुराने रोमन टेक्स्ट, रोमन कल्चर के पास्ट थे, कल्चर से, उनसे ये लोग प्रभावित होके अपनी लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स में, अपनी पेंटिंग्स में उतारते थे, जिससे कि लोगों को पता लगे कि असली में रोमन एम्पायर हुआ क्या करता था, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, वहाँ कैसे हर पर्सन के राइट्स को रिगार्ड किया जाता था। The material remains of Roman culture were sought with as much excitement as ancient text. 1,000 years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of एंशंट रोम एंड अदर डेजर्टेड सिटीज़। इसका मेन पर्पस ये भी था कि पुराने कल्चर से पता लगा पाए कि हम प्रेजेंट की जो सोसाइटी है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, हर कंट्री में उनका कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसके कल्चर के बेसिस पे ही आपका जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसको मोल्ड किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। किसी ने भी तो नया सोसाइटी नहीं बनाई, हर कोई तो अपने पास्ट से लेके ही मॉडर्नाइज करके आगे बढ़ा है। तो सेम ह्यूमनिस्ट भी यही कर रहे थे, अपने पास्ट यानी कि एंशिएंट सोसाइटी, रोमन सोसाइटी की चीज़ों को अपनी पेंटिंग में उतार के उसको और मॉडिफाई करके दिखाते थे, जिससे कि लोगों को पास्ट के बारे में पता लगे, उनके कल्चर के बारे में भी, और प्रेजेंट के जो आइडियाज़ वो एम्बेड करना चाह रहे हैं, वो उसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके बारे में पता लगे, जो कि आपके क्या थे, फ्रीडम, लिबर्टी, राइट्स, विमेन की कितनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ ह्यूमनिस्ट के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती थी। Their admiration for the figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many centuries ago made Italian sculptors want to continue that tradition. अब देखिए, रोमन एम्पायर भी कोई छोटा मोटा एम्पायर नहीं था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर था पूरे वर्ल्ड का। इसमें इनका आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा एडवांस था। तो जो प्रेजेंट इटालियन स्कल्पचर्स हैं, उन्होंने उसको देख के उस कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका बनाया जैसे वहाँ पे रोमन एम्पायर में पेंटिंग्स हुआ करता था उसके कोलैप्स से पहले। डोनाटेलो इनिशिएटेड द न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टैचूज। जो आपके डोनाटेलो एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक नया ही ग्राउंड ब्रेकिंग सी एक स्टैचू बनाने लग गए जो कि एकदम लाइफ लाइक था, कि आपको लगे कि अरे ये तो एकदम पर्सन जैसा है। उसमें से कुछ स्टैचूज़ और कुछ पेंटिंग्स ये भी हैं जो कि पीटा, जो कि माइकल एंजेलो ने बनाया था, और प्रेइंग हैंड्स ब्रश ड्राइंग बाय दी ड्यू। ये सारे लोग आपके रेनेसांस के लोग, यानी कि ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द वर्क ऑफ देयर हैंड, बाय द पेंटिंग, बाय आर्किटेक्चर। देखिए, जैसे माइकल एंजेलो की द पीटा पेंटिंग, प्रेइंग हैंड्स बाय ड्यूरर, ये आपकी सबसे फेमस पेंटिंग जो कि यहाँ जीसस, मदर मैरी एक फ़ोटो में है, आपकी मोनालिसा। ऐसे ही कुछ पेंटिंग्स लियोनार्डो दा विंची द्वारा, जैसे कि लास्ट सपर, ये आपका मोनालिसा, और ये खुद सेल्फ पोर्ट्रेट बाय द लियोनार्डो दा विंची। ये सारी लोग आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ह्यूमनिज्म के, और इसके पीछे का, मोनालिसा के पीछे का, आपको एक बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी भी मालूम ही होगी। आर्किटेक्चर ने किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की ह्यूमनिस्ट के आइडियाज़ को। इन 15th सेंचुरी रोम मेड इट्स मार्क इन अ स्पेक्टाकुलर वे। देखिए, जैसे राइट में आपके एंशिएंट रोमन टाइम के ये सारे आपके किले हैं, गुंबद हैं, और वही उसी को आइडिया को कॉपी करके और अपडेट करके आपके प्रेजेंट आइडियाज़ में, ये आपका लेफ्ट में जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये उन्हीं के आइडियाज़ को डिपिक्ट किया गया है, उसको अपग्रेडेड फॉर्म में। राइट में है आपका पास्ट और लेफ्ट में है आपका प्रेजेंट। अब देखिए, ये सब आर्किटेक्चर इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं थी, पर उस टाइम पे पोप्स ही, जो कि पोप होते थे, यानी कि क्रिश्चियंस के रिलीजियस हेड, वही इन आइडियाज़ को बड़ा सपोर्ट करते थे। उस टाइम पे इन्होंने बोला कि जितनी भी पुरानी रोमन टेक्स्ट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इनको बहुत आराम से और बहुत केयरफुली एक्सकवेट किया जाए, यानी कि खुदाई करके वापस निकाला जाए। दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इन्होंने पास्ट को देख के प्रेजेंट के आर्किटेक्चर को बनाना स्टार्ट किया, तो इसलिए इनको नया एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर निकाला गया जिसको बोला गया क्लासिक। आपने सुना हो कि अरे ये तो बहुत क्लासिकल लग रहा है, ये तो क्लासिकल चीज़ है, और क्लासिकल चीज़ों से हमेशा आप क्या कॉन्टैक्ट करते हो कि ये तो पुरानी बात की जा रही है। तो रियलिटी में क्लासिकल का मतलब था वो इंपीरियल
रोमन स्टाइल, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में आप हर कंट्री में देख सकते हो कि वो रोमन स्टाइल हर जगह कॉपी किया गया है, उसको एक अपग्रेडेड फॉर्म बनाया है। चाहे ये अपना राष्ट्रपति भवन हो, चाहे रोमन एम्पायर के चर्चेस हो, चाहे ब्रिटेन के चर्चेस हो, ये सारे रोमन आइडियाज से ही क्या किए गए हैं, एक्सकवेट किए गए हैं, उसी को कॉपी करके अपग्रेड किया गया है। इसी को बोला गया कि क्लासिकल स्ट्रक्चर है। द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर वॉज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ imperial Roman style. The wealthy merchants, popes, and aristocrats engaged those architects who were familiar with this classical architecture. उन्हीं लोगों को चूज़ किया गया जो कि ऑलरेडी जानते थे इस क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में, पुराने रोमन एम्पायर के बारे में जिन्होंने स्टडी की गई थी। Artists and sculptors began to decorate buildings with paintings, sculptures, and reliefs. Several persons were expert equally as painters, sculptors, and architects. बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग थे जो कि उसमें एक्सपर्ट थे इस टाइप की क्लासिकल आर्किटेक्चरी में। फेमस आर्किटेक्ट्स कौन कौन से थे? माइकल एंजेलो बोनारोटी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज इमॉर्टल वर्क इन रोम सच एज द पेंटेड सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। ये देखिए लेफ्ट में ये है पेंटेड सीलिंग ऑफ द सीलिंग चैपल, ये आपके माइकल एंजेलो ने ही बनाया है। और द स्कल्पचर्स कॉल्ड द पीटा एंड द डिज़ाइन ऑफ द डोम, जैसे कि ये दिखाया आपको स्कल्पचर्स ऑफ द पीटा, ये भी माइकल एंजेलो द्वारा ही बनाया गया है। एंड द डिज़ाइन ऑफ द डोम ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च, इस डिज़ाइन के बारे में कहें, इनसाइड द डोम ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च, राइट में जो पिक्चर है ये भी माइकल एंजेलो द्वारा ही बनाई गई है। तो ये सारे उस टाइम के फेमस आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने रोमन इंपीरियल स्टाइल को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। फिलिपो ब्रोनालेस्ची started his career as sculptor but became famous for designing the Duomo of Florence. अब इस समय तक आपके जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इनका नाम अब एक मेंबर या ग्रुप की तरह नहीं जाना जाता था कि ये किसी क्लर्जी से है, नोबिलिटी से नहीं। अब इनको एज एन आर्टिस्ट ही रिप्रेजेंट किया जाता था, ये किसी सोसाइटी के मेंबर नहीं थे। अब बोला जाता था अरे देखिए माइकल एंजेलो की ये पेंटिंग है, अरे देखिए ये जो पीटा बनाया है, सेंट पीटर्स चर्च बनाया है, इनकी जो डोम की पेंटिंग है, ये सब माइकल एंजेलो या फिलिपो या आपके लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक इंडिविजुअलिटी मिल गई थी ह्यूमनिज्म की वजह से। पहली ऐसी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कौन सी थी? इफ़ पीपल इन अदर कंट्रीज वांटेड टू सी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट, दे हैड टू ट्रैवल टू इटली। अब इससे आपका प्रिंटिंग प्रेस से यही फ़ायदा हुआ, अब हर किसी को वो सिटी विजिट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपकी किताबों में मिल सकती थी। इन केस ऑफ द रिटन वर्ड, वॉट वॉज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। कहने का वही मतलब, जो चीज़ें वहाँ पे बुक में थी उनकी पिक्चर्स लेके उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करवाया विद द हेल्प ऑफ वॉट? प्रिंटिंग प्रेस, किताबों के ज़रिए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th century, द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग. Europeans borrowed the idea of printing technology from Chinese people because the European traders and diplomats became familiar with it during their visits to the Mongol rulers' courts. ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यूरोपियंस ने कहाँ से ली? चाइनीज़ पीपल से ली। अब यूरोपियंस तो ट्रेडर्स थे, वो तो हर कंट्री में जाके पहले ट्रेडिंग ही करते थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाथी आना स्टार्ट करते थे। तो ये हर कंट्री में जाके उनकी टेक्नोलॉजी को भी लेके आते थे। ये कोई चुराने वाली बात नहीं, ये शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी थी। अर्लियर टेक्स्ट वर फाउंड इन हैंड रिटन फॉर्म, पर प्रिंटिंग प्रेस से ये सारी चीज़ें अब प्रिंट की जाने लग गई एक डिफरेंट स्टाइल्स में। जॉनस गुटेनबर्ग, अ जर्मन, मेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड प्रिंटेड 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल इन 1455। जैसे कि मैंने बताया, जो मिडिल एजेस की बात चल रही है, देखिए रिलीजन तो हमेशा टॉप पे ही रहा है। ह्यूमनिस्ट बस ये चाहता था कि रिलीजन के साथ साथ और भी आइडियाज़ वहाँ पे डेवलप हों, स्प्रेड हों। तो उस समय जब जॉनस गुटेनबर्ग ने ये अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग, जर्मन में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई, तो उन्होंने भी सबसे पहले बाइबल की ही 150 कॉपीज़ निकाली थी। द सेम टाइम वॉज टेकन बाय अ मंक टू राइट अ सिंगल कॉपी ऑफ बाइबल। एक कॉपी जो एक मंक राइट करता था, उन्होंने उसी समय में 150 कॉपी निकाल दी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस एक एडवांस टेक्नोलॉजी हुई कि नहीं हुई? All classical texts in Latin had been printed in Italy by 1500 AD। मतलब जितनी भी क्लासिकल चीज़ें थी जो रोमन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती थी, वो सारी चीज़ें 1500 AD यानी कि 1500 AD तक छाप दी गई थी, प्रिंट कर दी गई थी। With the availability of printed books, the dependency of students over lecture notes was ended. द आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली। जैसे कि आपको पता ही, अब बुक्स हैं, बुक्स तो इस जगह फैलेंगी ही। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया में फैलने में कुछ समय नहीं लगता, वैसे ही उस समय बुक्स को फैलने में कुछ समय नहीं लगता था, और बहुत ही
इतनी स्पीड से नहीं जितने स्पीड से अभी प्रेजेंट में कम्युनिकेशन होता है, पर पुराने ज़माने के हिसाब से जर्मनी में 1500 से लेकर वो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गया था किताबों के ज़रिए. The printed books promoted new views rapidly. This made it possible for individuals to read books as it was possible to buy a copy for oneself. The printed books were the main factor to spread humanist culture quickly across the Alps by the end of the 15th century. तो पूरे यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की? प्रिंटेड बुक्स ने, ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए. स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये टॉपिक हम करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और भी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.